स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन। इन द प्रीवियस वीडियोस आई टोल्ड यू अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड सेलिएंट फीचर्स। आज उसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए जो लास्ट प्रोसेस आपका आता है दैट इज द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स आज मैं लेने वाली हूँ दैट इज इट्स डेफिनेशन, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अमीनो एसिड्स गेट पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं और पॉलीमराइज होकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। सो दैट इज नोन एज द ट्रांसलेशन। तो आप ये कह सकते हो कि हमने डीएनए से डीएनए की बना के रेप्लिकेशन करी, फिर उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके हमने आरएनए बनाया। अब वो जो आरएनए की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स को बनाना, मतलब जो आपकी आरएनए की सीक्वेंस है वही डिसाइड करेगी कि आपके अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में बनेंगे। तो इस तरीके से जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक चेन में अरेंज हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जब आप टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हो तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये उनको आपस में बाइंड करने में, जोड़ने में हेल्प करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपको पता होगा जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जब हम अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो हमने 11th क्लास में किया भी है, तो अगर आप एक अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप उसको ऐसे बना सकते हो। एक तरफ इसके पास आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एल्काइल ग्रुप, इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। एक तरफ आप दिखाओगे H, एक तरफ इसमें प्रेजेंट होता है COOH ग्रुप और एक तरफ इसमें प्रेजेंट होता है NH2 यानी कि एमाइड ग्रुप। तो सपोज ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1। इसी तरीके से आप एक और अमीनो एसिड बनाओगे, सेम चीज बनाओगे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आपने यहाँ पे COOH ग्रुप लिया है तो अब आप इस तरफ अगेन NH2 ग्रुप ही लोगे एंड COH इधर ही लोगे, तो इट इज योर सेकेंड अमीनो एसिड। अब क्या होगा जब ये दोनों अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड हो जाएंगे, तो जब ये बाइंड होंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले अमीनो एसिड में से OH ग्रुप निकलेगा एंड सेकेंड वाले अमीनो एसिड में से एक H रिलीज हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे और वाटर बनाने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग बचा है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो CO and here you can write NH, then again CRH, COOH। तो ये जो बॉन्ड बना मतलब वाटर रिलीज होने के बाद जब आपने दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन किया और उनके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, रिहाइड्रेशन होगी, तो उसके बाद जो CO और NH ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इफ यू वांट टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन देन मैनी अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम्स आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है that which type of bond is responsible for the formation of polypeptides. So your answer will be peptide bond and it is formed between CO and NH group. अब यहाँ पे जैसे कि हमने जेनेटिक कोड में भी पढ़ा था, अगर आपको मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस पता हो तो अकॉर्डिंगली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है वो कौन सा होगा। सपोज आपको सीक्वेंस दे रखी है UU, then GAG, then GAA, then UUA and then GCG। आपको ये सीक्वेंस दी गई है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड आपको ये बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है फॉर्म होगा। तो आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड आप ये देख सकते हो कि हर एक कोडोन जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। सो हियर UU दैट कोड्स फॉर PHE, PHE स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनाइन। सिमिलरली
GAG that stands for glutamine, जिसको आप GLU भी लिख सकते हो. Then again GAG that is also for glutamine. Then UUA is for leucine, जिसको आप LEU लिख सकते हो, and GCG is for alanine. तो विद द हेल्प ऑफ चैप्टर बोर्ड अगर आपको मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस पता है तो आप एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो. मीन्स आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपकी प्रोटीन की चेन बनेगी तो उसमें कौन सा एमिनो एसिड कौन से नंबर पे होगा, बिकॉज ट्रांसलेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैसेंजर आरएनए. अब हमारा जो बेटा इसमें मेन टॉपिक आता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. अब जनरली क्या था, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात करी तो हमने 3 बेसिक स्टेप्स पढ़े थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. यहाँ पर भी इनिशिएशन होगा, बट इनिशिएशन से पहले आपका जो सेल है उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि कुछ चीज़ें जो है प्रिपेयर होंगी, मतलब उसको कुछ अपने आप को प्रिपरेशन करके रेडी रखना पड़ेगा, तभी वो इनिशिएशन के लिए भी तैयार हो पाएगा. तो सबसे पहला जो प्रोसेस है यहाँ पे दैट इज द activation of amino acids. Now what is the meaning of activation of amino acids? एक एंजाइम होता है which is known as amino acid tRNA synthetase. This is the name of the enzyme which is responsible for the activation of your amino acid. मतलब ये आपके अमीनो एसिड के साथ जुड़कर उसको एक्टिवेट कर देता है. एक्टिवेट कहने का मतलब ये है कि उसको एनर्जी दे देगा. तो क्या होगा, जब ये अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये अमीनो एसिड्स को एटीपी के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा. जब आपका एंजाइम एटीपी आपका अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये बनाएगा अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड पायरोफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगी. इट मींस एटीपी में से जो एक फॉस्फेट ग्रुप था वो आपका अमीनो एसिड के साथ बाइंड होकर अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा और जो आपकी पायरोफॉस्फेट है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगी. नाउ द सेकंड स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. तो स्टूडेंट्स, जब मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें टीआरएनए चाहिए होता है, ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना और कौन सा अमीनो एसिड बाइंड होगा. तो यहाँ पर भी वही है कि जो टीआरएनए है उसको भी फंक्शन करवाने के लिए पहले हमें चार्ज करना पड़ता है. अब टीआरएनए को हम कैसे चार्ज करेंगे, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बना है अमीनो एसिड एंजाइम एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अब ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है दिस विल गेट बाइंड टू इट्स कोऑर्डिनेट टीआरएनए. यहाँ पर बच्चों आप एक वर्ड पढ़ोगे कोऑर्डिनेट. यहाँ पे कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है कि जिस अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं जो टीआरएनए वो स्पेसिफिक होगा जो उसी अमीनो एसिड को कैरी कर रहा होगा. तो अब ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा. एंजाइम विल बी सेम, यही सेम एंजाइम यहाँ पर भी इस फंक्शन को कैटलाइज करेगा और जैसे ये टीआरएनए इसके साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, जो ये अमीनो एसिड है इट विल बाइंड टू टीआरएनए. अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो यहाँ पर एएमपी और एंजाइम है इट विल गेट फ्री. टीआरएनए ने अमीनो एसिड को ले लिया और बाकी जो दोनों चीजें हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी. अब क्या होगा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस कॉम्प्लेक्स विल मूव टू राइबोसोम. आगे फर्दर फंक्शनिंग करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये राइबोसोम के पास जाएगा. सो द थर्ड स्टेप इज द
फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अगर आपको थोड़ा सा भूल गया हो तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी। 11th क्लास में जब हमने सेल वाला यूनिट किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स है विच इज अ सेल ऑर्गेनेल, जो आपके प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्टर, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम्स नेसेसरी होते हैं। अब यहाँ पर ये राइबोसोम्स किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं। वन इज द लार्जर सब यूनिट एंड अनदर वन इज द स्मॉलर सब यूनिट। सपोज अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर द 70S, और इसके दो सब यूनिट्स होते थे 50S एंड 30S। और वहां पे जब हमने यूनिट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी दैट दिस S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। और जनरली बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करके हमें 70 क्यों नहीं मिल रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, दैट इज ए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो इसको आपने ऐड नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप 70S राइबोसोम को बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको ये दो सब यूनिट्स मिलेंगे, जिसमें एक की डेंसिटी 50S होगी और एक की 30S। इसी तरह से अगर बच्चों हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है दैट आर 80S, और वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। उसमें जो बड़े वाला सब यूनिट है दैट इज ऑफ 60S एंड द स्मॉलर सब यूनिट दैट इज ऑफ 40S। नाउ सपोज दिस इज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे AUG प्रेजेंट होगा। आपको याद होगा, आई टोल्ड यू कि जो AUG है वो स्टार्ट कोडॉन है, यानी कि वो एक तरह से सिग्नल दे देगा कि यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है वो इस स्टार्ट कोडॉन की पहचान करेगा और इसको पहचान के यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। जैसे यहाँ पर स्मॉलर यूनिट बाइंड कर जाएगा, उसके बाद जो लार्जर सब यूनिट है वो भी यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब बच्चों आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि अगर आपके ये तीनों स्टेप सक्सेसफुल हो गए, मतलब कि आपका जो अमीनो एसिड था उसकी चार्जिंग हो गई, उसकी एक्टिवेशन हो गई, आपका जो tRNA था उसकी चार्जिंग हो गई और आपके राइबोसोम्स एक्टिवेट हो गए। जब ये तीनों चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी उसके बाद फाइनली आपका जो पॉलीपेप्टाइड बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। मतलब अब आपके वही तीनों स्टेप्स चलेंगे जो स्टेप्स हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे बच्चों बात करते हैं इनिशिएशन की, बट क्योंकि हम इसको कंटिन्यूटी में कर रहे हैं तो आप इसको पॉइंट नंबर 4 भी बोल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके यहाँ पे mRNA पर स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है दैट इज AUG। तो जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी कि जो AUG है दैट हैज अ डुअल फंक्शन। उसके दो काम है। पहला काम उसका ये है कि वो स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है, मतलब वो डिसाइड करता है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था दैट इट आल्सो कोड्स फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड, कि वो मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। तो यहाँ पे इसको समझाने से पहले बच्चों आपको एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे 3 साइड्स प्रेजेंट होती हैं, E, P एंड A। यहाँ पे E का मतलब होता है एक्सिड साइट, P का मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट एंड A का मतलब यहाँ पे आप एमिनो एसिड साइट भी मान सकते हो, या फिर आप इसको एक्सेप्टर साइट भी मान सकते हो। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई tRNA एमिनो एसिड को लेकर आता है, मतलब अगर आपका tRNA चार्ज है उसके साथ एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा A पे अटैच होता है। बट जो पहला tRNA है जिसने ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, मतलब जिसके पास मिथियोनिन है, वो आके आपका बाइंड होगा P साइट। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, इसके बाद जितने भी अमीनो एसिड कैरी करने वाले tRNA आएंगे
वो सब ए साइड पे बाइंड होंगे, तभी उसको नाम दिया एक्सेप्टर, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। बट जो फर्स्ट टीआरएनए है दैट इज द स्टार्टर दैट कंटेन्स द मेथियोनिन दैट विल बाइंड टू द पेप्टिडाइड साइट। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने थोड़ा सा लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसको जनरली ऐसे बनाते हैं, इसमें हम 3 लूप्स दिखाते हैं। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में इसका स्ट्रक्चर नहीं करना बिकॉज दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर लेवल। तो यहाँ पर इसमें ये लिखा होगा कि कौन सा टीआरएनए कौन से एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मेथियोनिन लिखा हुआ है, इट मीन ये जो टीआरएनए है इसके साथ जो एमिनो एसिड अटैच है दैट इज मेथियोनिन, और ये इस टीआरएनए की एंटी कोडोन लूप है। एंटी कोडोन लूप इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर इसको कोडोन मिलेगा, उस कोडोन के साथ आकर ये एंटी कोडोन लूप बाइंड करेगी। अब अगर यहाँ पर AUG लिखा है तो क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि इस एंटी कोडोन लूप पे जो सीक्वेंस है वो क्या होगी। A है तो इसका मतलब इसके सामने U आएगा, U के सामने A आएगा एंड G के सामने C आएगा। तो क्या होगा, अब सबसे पहले आपका वो टीआरएनए जिसके साथ आपका मेथियोनिन एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है वो आके पी साइड पे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको स्टार्ट कोडोन AUG मिल रहा है तो उसकी एंटी कोडोन की सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये यहाँ पे पी साइड पे आके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये चार्ज टीआरएनए जिसके पास मेथियोनिन है इस पर्टिकुलर साइट पे आके बाइंड हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने यहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना दिया जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को शुरू कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैसेंजर आरएनए में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होती हैं जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए जरूरी होती है। मतलब कि वो सीक्वेंसेस जो है वो किसी अमीनो एसिड को नहीं बनाती, बट दे आर नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन एंड दैट सीक्वेंसेस आर नोन एज UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। मतलब ये ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो ट्रांसलेशन को एफिशिएंटली करने में हेल्प करती हैं, और ये 5 प्राइम एंड पे भी होंगी और 3 प्राइम एंड पे भी होंगी। मतलब कि ये ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले भी प्रेजेंट होगी, स्टार्ट कोडोन से पहले भी प्रेजेंट होगी एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट आफ्टर द स्टॉप कोडोन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे दैट इज एलोंगेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब है कि जो आपकी प्रोटीन चेन है आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है, यानी कि उसमें और अमीनो एसिड जोड़ने हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हो उस टाइम पे यहाँ पर मेथियोनिन वाला टीआरएनए बाइंड होगा, क्योंकि वो स्टार्ट कोडोन के आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसकी यहाँ पे जो है बॉन्डिंग होगी और उसकी बॉन्डिंग हुई थी पी साइड पे। अब क्या होगा एलोंगेशन में, जब आप इसको नेक्स्ट एमिनो एसिड कैरिंग टीआरएनए के साथ बाइंड करोगे तो अब ये वाला जो टीआरएनए है इट विल बाइंड टू ए साइट। तो यहाँ पर आप एक और टीआरएनए बनाओगे, यहाँ पर आप कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हो। सपोज आपने वेलाइन ले लिया, सिलाइन ले लिया, कोई भी आप अमीनो एसिड लोगे, जो भी अमीनो एसिड आप लोगे इट मींस उसकी यहाँ पर एंटी कोडोन लूप में जो सीक्वेंस है वो इस मैसेंजर आरएनए का जो कोडोन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। सपोज अगर हमने वेलाइन लिया तो आप ये मान सकते हो कि सपोज यहाँ पे GUG जो है वो प्रेजेंट है। तो अब ये जो नेक्स्ट टीआरएनए है दैट कैरीज द वेलाइन अमीनो एसिड दैट विल बाइंड टू द ए साइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आता है इसमें ट्विस्ट कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से डिफरेंट है, और ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज होगी एंड दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है अपनी जगह छोड़कर चले जाना। तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कैसे होगा, अब यहाँ पर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो कि सपोज एक टैक्सी है, उस टैक्सी ने पैसेंजर्स को टैक्सी लेकर आई, उन पैसेंजर्स को उनकी जगह पर छोड़ा और फिर वो टैक्सी वापस चली गई, फिर वो और पैसेंजर्स लेके आ रही है। तो यहाँ पर भी जो ये टीआरएनए है आप ये कह सकते हो ये एक तरह से टैक्सी का काम कर रहा है। अब क्या होगा, ये जो मेथियोनिन है
ये मिथ्योनिन यहाँ से जंप करके इस वेलाइन के ऊपर चला जाएगा। जब ये मिथ्योनिन यहाँ से जंप करके वेलाइन के पास चला जाएगा तो इसका जो ये टीआरएनए है ये फ्री हो जाएगा, और जैसे ये फ्री होगा तो ये ई साइड पे चला जाएगा और ई साइड जो है इसको निकाल देगी, यानी कि एग्जिट करवा देंगे। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब कोई अमीनो एसिड पी साइड से जंप कर ए साइड पे चला जाता है और ए साइड पे जंप करके जो अमीनो एसिड है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और जो उसका एम्प्टी टीआरएनए है उसको डिस्कार्ड कर देता है, उसको निकाल देता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि ये जैसे आपका एमआरएनए था, अगेन ये इसकी ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टीआरएनए है जो अभी हमने रिसेंटली दिखाया था जिसके ऊपर वेलाइन ग्रुप प्रेजेंट है, अब ये जो मिथ्योनिन है ये जंप करके इस वेलाइन के ऊपर चला जाएगा। तो जब ये वेलाइन पे जंप कर जाएगा तो इसका जो यहाँ पर ये टीआरएनए प्रेजेंट था ये खाली रह गया या एम्प्टी रह गया, तो ये खाली होकर ई साइड पे आ जाएगा और ई साइड पर जब ये आएगा तो ई साइड जो इसको यहाँ से निकाल देगी, यानी कि अब आप कह सकते हो ये पोजीशन जो है वो फ्री हो गई। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर एक तीसरा अमीनो एसिड आकर जुड़ता है, तीसरा अमीनो एसिड सपोज करो कि जो टीआरएनए है उसके साथ जो थर्ड अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, सपोज दैट इज सिराइन। अब जब वो तीसरा अमीनो एसिड जुड़ेगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला सिर्फ अमीनो एसिड है जो आपका पी साइड पे जुड़ता है, उसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो ए साइड पे जुड़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो अगेन आपका ए साइड पे जुड़ना चाहता है, लेकिन ए साइड आपकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब आपको ए साइड को पहले खाली करना पड़ेगा तभी वो नया अमीनो एसिड लेने के लिए तैयार होगी। तो अब क्या होगा, अब ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है ये मूव हो जाएगा पी साइड पे, मतलब कि आपका ये टीआरएनए अलोंग विद दीस टू अमीनो एसिड्स इट विल अगेन मूव टू पी साइड। जैसे ये पी साइड पे आएगी तो आपकी जो ए साइड है वो फ्री हो जाएगी। इसको मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। दिस इज ई पी ए। अब ये वाला जो आपका टीआरएनए था जिसमें आपका वेलाइन और मिथ्योनिन दोनों जुड़े हुए थे, ये वापस यहाँ से जंप करके पी साइड पे आ गई। पी साइड पे आने का इनका मोटिव सिर्फ इतना था कि ये ए साइड को फ्री करना चाहते हैं ताकि वो नया अमीनो एसिड लेने के लिए तैयार हो जाए। अब ये जो नेक्स्ट टीआरएनए इट विल अगेन जंप टू ए साइड। तो सपोज यहाँ पे सिराइन है, ये यहाँ पे जंप करेगा, अब दोबारा से ट्रांसलोकेशन होगी, यानी कि अब ये दोनों अमीनो एसिड जंप करके इस सिराइन के ऊपर चले जाएंगे और ये वाला टीआरएनए अगेन फ्री हो जाएगा और फ्री होकर ई साइड पे आ जाएगा और इस साइड से ये एग्जिट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। अब अगेन आपने इसको ऐसे दिखाना है, यहाँ पर आप टीआरएनए दिखाओगे। अब सबसे नीचे टीआरएनए में आपका जो है सिराइन ऐड हुआ, क्योंकि जो सबसे करंट आपका अमीनो एसिड सबसे नीचे लगेगा। देन सिराइन के ऊपर आप वेलाइन दिखाओगे एंड वेलाइन के ऊपर आप मिथ्योनिन दिखाओगे और जो टीआरएनए खाली रह गया वो पी से ई साइड पे आ जाएगा और वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ से आप बच्चों समझ गए होंगे कि जब भी कोई नया अमीनो एसिड बाइंड करेगा वो हमेशा ए साइड पे आएगा, लेकिन ए साइड पे आने के लिए उसको ए साइड खाली चाहिए। तो ए साइड पे जो टीआरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है इट विल मूव टू पी साइड। सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी ताकि ए साइड खाली हो जाए। जैसे ही ए साइड पे नया टीआरएनए आएगा जिसके पास नया अमीनो एसिड है तो दोबारा से उस पी साइड में से अमीनो एसिड जंप करके उस पे चले जाएंगे और जो पी साइड है उसके ऊपर जो आपका टीआरएनए था वो खाली हो गया, वो ई साइड से वापस हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो एक ही टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ जाकर बाइंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो चेन है वो लॉन्ग होती जाएगी और आपका प्रोटीन चेन काफी लंबी हो जाएगी। देन द लास्ट स्टेप कम्स एंड दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट में बताया था, टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। अब ऐसे तो आपकी चेन लंबी होती जाएगी, लेकिन वो स्टॉप कब होगी? वो स्टॉप तब होगी जब इस मैसेंजर आरएनए की ए साइट पर
उसको किसी अमीनो एसिड का कोडोन मिलने की बजाय स्टॉप कोडोन मिल जाए। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो 3 साइट्स हैं EPA, अभी तक इसको क्या होता है, यहाँ पर ए पर इसको कभी AUG, कभी GUG या कभी GUC, मतलब अलग अलग कोडोन्स मिल रहे थे जो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था। तो उस कोडोन की पहचान करके हर बार tRNA उसको एक नया अमीनो एसिड दे रहा था। बट अगर मान लो आप इस ए साइट पे कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाए, चाहे वो UAA है, चाहे वो आपका UAG है, या चाहे वो आपका UGA है, अगर इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाता है तो इसका मतलब अब ये किसी अमीनो एसिड कैरिंग tRNA के लिए कोड नहीं करेगा। तो अब जो tRNA उसके पास ये मैसेज नहीं जाएगा कि उसको अमीनो एसिड को लेकर जाना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा, यानी कि इसके आगे आपकी जो ट्रांसलेशन है वो नहीं चलेगी। और जितनी आपकी अमीनो एसिड की चेन बनी है, जैसे हमने यहाँ दिखाया था सेराइन, वेलाइन, मिथियोनिन, या हो सकता है इसके पास 3-4 और जुड़ गए, जितने भी अमीनो एसिड जुड़े हैं वो पूरी चेन इकट्ठी होकर टूट जाएगी। जो यहाँ पे राइबोसोम सब यूनिट आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में जोड़ के दिखाया था, वो राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो भी डिटैच हो जाएंगे, वो भी अलग हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाएगा, मतलब हर चीज़ टूट जाएगी। तो वहाँ पे आप कहोगे कि आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया। तो इट मीन्स टर्मिनेशन करने के लिए स्टॉप कोडॉन होना जरूरी है।